बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स ने फ़िज़िक्स तक का सफ़र कैसे कवर किया, यह हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है और फ़िज़िक्स हम क्यों पढ़ते हैं और फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं। तो अगर फ़िज़िक्स की डेफिनेशन देखें तो इन फ़िज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। फिजिक्स में ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैटर, एनर्जी। हम जो फिजिक्स में मुताला करते हैं मैटर, एनर्जी और उनका जो इंट्रैक्शन है उसको देखते हैं। तो मैटर क्या है और एनर्जी क्या है और उनका इंट्रैक्शन क्या है, उसको देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस पूरी यूनिवर्स में, इस पूरी कायनात में दो ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एक मैटर और एक एनर्जी। इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर फिजिक्स हर जगह इन्वॉल्व है। अगर पूरी कायनात में दो ही चीजें हैं तो इसका मतलब है कि फिजिक्स हर जगह पाई जाती है, हर चीज में पाई जाती है। तो मैटर क्या है? अगर बहुत ही सादा लफ्जों में देखें तो हर वो चीज जो जगह घेरती है और उसका कोई वजन है वो मैटर है और आप उसको पकड़ सकते हो। और अगर बात करें एनर्जी की तो आप इस तरह से कह सकते हो कि जिसको आप पकड़ नहीं सकते। ये एक मिथ है, मैं वैसे थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। मैटर बच्चे क्या हो सकता है? जिस लैपटॉप पे, जिस कंप्यूटर पे या जिस जगह पे आप बैठे हो चेयर पे, अगर ये लैपटॉप है आपके पास तो इसने कोई जगह घेरी होगी और इसका कोई वजन भी होगा, तो फिर ये मैटर हुआ। अगर आपके पास मोबाइल है तो डेफिनेटली उसका कोई वजन भी होगा और उसने जगह भी घेरी है, कुछ एरिया जितने में वो मोबाइल आ रहा है, तो वो भी क्या है? मैटर है। हैंड फ्री है तो वो भी कुछ जगह घेरेगी, तो वो भी एक मैटर है। तो इसी तरह अगर हम देखें एनर्जी को, तो एनर्जी एक काम करवाने की सलाहियत का नाम है। अगर हीट में जो चीज़ काम करवा रही है तो वो एनर्जी है, तो हमने उस एनर्जी को नाम दे दिया हीट एनर्जी। इसी तरह साउंड में जो चीज़ काम करवा रही है तो वो एनर्जी है, इसलिए उस एनर्जी को नाम दे दिया साउंड एनर्जी। तो एनर्जी बेसिकली काम करवाने की सलाहियत का नाम है। तो अगर एक इस लेवल पे हम मिथ देखें तो वही मैटर को आप पकड़ सकते हो और जिसको आप नहीं पकड़ सकते वो एनर्जी है। आप इस तरह से इसको भी याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि मैटर और एनर्जी का इंट्रैक्शन क्या है, क्योंकि फिजिक्स मादा और एनर्जी के बारे में बताती है, फिर ये बताती है कि इसमें ट्रैक्शन क्या है। तो अगर हम देखें कि मैटर और एनर्जी में ट्रैक्शन क्या है, तो सबसे पहले बच्चे हम ले लेते हैं, एक मैटर ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक माचिस की कोई तीली है। अब देखें, माचिस का कोई, इस तीली का कोई वजन भी होगा और इसने जगह भी घेरी है, इट्स मीन कि ये मैटर है। अब अगर इसको आग लगा दी जाती है तो इसमें से हीट निकल रही है, तो ये हीट किस में से निकली? मैटर से निकली। तो हम ये देखते हैं कि मैटर ने किस तरह से हीट को प्रोड्यूस किया। और फिर अगर हम ये देखें कि ये सूरज है और इससे एनर्जी निकल रही है और ये एनर्जी इस तरह सोलर पैनल के ऊपर पड़ेगी और इससे फिर लाइट पैदा होगी। तो एनर्जी से हमने लाइट पैदा की, तो लाइट पैदा होने से पहले इसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह पैदा हुए, तो डेफिनेटली वो मैटर में आएंगे क्योंकि उनका कुछ मैस है। तो हम ये देखते हैं कि हमने पहले क्या किया, मैटर से एनर्जी पैदा की, फिर हमने क्या किया, एनर्जी से मैटर पैदा किया, जो इलेक्ट्रॉन पैदा हुए थे उससे फिर हमने आगे लाइट पैदा की। तो इट्स मीन मैटर को किस तरह एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को किस तरह से मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये भी हम फिजिक्स की मदद से ही देखते हैं। नेक्स्ट बच्चे, अगर बात करें कि हम फिजिक्स पढ़ते क्यों हैं, वाई डू वी स्टडी ऑफ फिजिक्स, हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर क्या है वो तो हमने देख लिया कि मैटर है, एनर्जी है और उसका हम रिलेशन देखते हैं। तो फिजिक्स जो है बच्चे, द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर। इसको आप कंबाइन कर लीजिएगा, ये अंडरस्टैंड है। फिजिक्स जो है ये कुदरत के कानून को समझने में मदद देती है। कुदरत के अब कानून क्या है देखें, हम ये देखते हैं कि ये फॉर एग्जांपल अगर सन है तो जमीन जो है ये सन के गिर्द इस तरह से घूम रही होती है ऑर्बिट में।
ये ऑर्बिट में ही क्यों घूम रही है? ये ऐसा भी तो हो सकता था यहां से इस तरह आगे सीधी चली जाती, ये गोल क्यों घूम रही है? तो हमें पता चला ये ड्यू टू ग्रेविटी घूम रही है, ये ग्रेविटी की वजह से गोल गोल घूम रही है। फिर अगर बात करें ये चांद है, तो ये चांद जमीन के गिर्द ही क्यों चक्कर लगा रहा है? तो वो भी पता चला ड्यू टू ग्रेविटी लगा रहा है। और फिर अगर देखें कि जमीन के ऊपर बहुत बड़े बड़े समंदर हैं, उनमें जो बड़ी बड़ी लहरें हैं वो क्यों पैदा हो रही हैं? तो पता चला जो चांद की ग्रेविटी है उनसे वो लहरें पैदा हो रही हैं। तो ये ग्रेविटी का जो सिस्टम है, और जब हम किसी चीज को ऊपर से फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों आती है? वो नीचे ही क्यों आती है? जब किसी चीज कोई चीज चल रही होती है तो इन द एंड जब वो मूव कर रही होती है और उस पर कोई फोर्स नहीं लगती, इसके बावजूद वो रुक जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन। ये सारी चीज़ें, ये किस तरह से निज़ाम चल रहा है, ये फिजिक्स के असूलों और कवानीन से हमें पता चला कि ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ ये निज़ाम किस तरह से चल रहा है। तो फिजिक्स हमें नेचर को समझने में मदद देती है। नेक्स्ट बच्चे, अगर हम देखें कि फ़िज़िक्स के फ़ायदे क्या हैं, या आपसे वो पूछे कि फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस, अहमियत क्या है, या उसके यूजेस क्या हैं हमारे डेली लाइफ में, तो आप इसमें से कुछ लिख सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फ़िज़िक्स आने से, साइंस तो थी, फ़िज़िक्स आने से कुछ नए रूल सामने आए जिससे हमने नई ईजादात पैदा की, नई चीज़ें हमने बनाना शुरू कर दी। अगर हम एक कार की बात करें तो वो मैकेनिक्स के असूलों पर काम करती है, तो मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है। अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर की, तो ये थर्मोडायनामिक्स के असूलों पे काम करती है। तो थर्मोडायनामिक्स भी फिजिक्स है जिसमें हम टेम्परेचर और हीट के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चे एक ये भी बात इसमें नोट कर लें, ये अक्सर एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है कि कार किस असूल के तहत काम करती है, तो मैकेनिक्स, और रेफ्रिजरेटर किस असूल के तहत काम करते हैं, थर्मोडायनामिक्स। अक्सर ये बोर्ड में एमसीक्यूज आ जाता है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट बच्चे देखें, ट्रांसपोर्टेशन। फिजिक्स आने से ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प हुई। कैसे? अगर एक साइकिल की बात करें तो उसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। जब आप पैडल पे एनर्जी लगाते हैं तो वो एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है जिससे साइकिल मूव कर रहा है। और फिर आप अगर देखें टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है, जो साइकिल को मूव करने में मदद दे रहा है, तो ये भी फिजिक्स है। अगर मोटरसाइकिल और कार की बात करें तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये मैकेनिक्स के असूलों पे काम करते हैं, और इसमें इंजन भी तो पाया जाता है जो कि फिजिक्स के असूलों पे ही काम करता है। अगर बात करें एरोप्लेन की, तो बच्चे एरोप्लेन का जो डिज़ाइन है वो ही फिजिक्स के असूलों पे बनाया गया है। फॉर एग्जांपल, एरोप्लेन का डिज़ाइन कुछ, मान लो मैं क्योंकि माउस से ड्रा कर रहा हूँ तो बच्चे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मान लो कुछ इस तरह से हमारे पास एक एरोप्लेन है फॉर एग्जाम्पल। अब ऐसा इसको गोल क्यों बनाया गया? देखो ज़रा, ये बच्चे इस तरह से हवा आनी थी और इसके साथ टकरानी थी। अब अगर कुछ एरोप्लेन इस तरह से होता, बस की शक्ल का, और वो इस तरह से हवा में उड़ रहा होता, तो बच्चे क्या था? अब देखो यहाँ पे इतनी सारी हवा आनी थी। अब जितनी हवा ज्यादा लगेगी इस पे उतनी ही ज्यादा फ्रिक्शन लगेगी, फ्रिक्शन लगेगी तो उतनी ही इसकी पावर ज्यादा कंज्यूम होगी, इसकी पावर ज्यादा लगेगी, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो यहाँ पे देखें, इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया कि ये थोड़ी सी फ्रिक्शन लगे, बाकी हवा इधर गुजर जाए। तो इसको तो डिज़ाइन इस तरह से किया गया। और इसके बाद जो इसके अंदर इंजन है और ये जो हवा से इसके विंग्स वगैरह उठते हैं, ये सारा इस तरह फिजिक्स के असूलों पे ही काम करते हैं। अगर हम बात करें शिप्स की, तो बच्चे जब हम एक छोटे से कॉइन को पानी के अंदर डालते हैं तो वो डूब जाता है। और ये इतनी बड़ी शिप्स पानी के ऊपर किस तरह से तैर रही होती है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के असूलों को समझ के, जान के ही हम इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन कर पाए हैं। नेक्स्ट अगर बच्चे देखें हमारे घरों में कौन कौन सी अप्लाइंसेज है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें फिजिक्स यूज़ हो रही है, तो फिजिक्स मैटर और एनर्जी कम्बिनेशन है, तो इट्स मीन कि ये हर जगह यूज़ हो रही है। अगर रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर की बात करें तो ये पहले बता चुका हूँ, ये थर्मोडायनेमिक्स के असूलों पे काम करते हैं दोनों। अगर वैक्यूम क्लीनर की बात करें, ये बर्नौलीज इक्वेशन को फॉलो करती हैं। और माइक्रोवेव ओवन की बात करें तो इसमें माइक्रोवेव्स पैदा होती हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, ये सब कुछ फिजिक्स के असूलों पे ही है।
अगर बात करें टेलीकम्युनिकेशन की, तो फिजिक्स आने से हमारे बहुत सारे फासले कम हो गए हैं, जिससे हमने क्या किया, मोबाइल और कंप्यूटर से हमने बहुत सारे दूरियां ख़त्म कर ली हैं। और ये जो रेडियो, टीवी, टेलीफोन, इसमें बच्चे वेव ही तो यूज़ हो रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ हो रही हैं, रेडियो वेव यूज़ हो रही हैं और सैटेलाइट यूज़ हो रहे हैं, जो किस तरह से सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं ऊपर से वो वेव्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। अगर बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर आप इस तरह से कह सकते हैं कि आज जितना खूबसूरत और जितना एफिशिएंट कंप्यूटर है, अगर फिज़िक्स ना होती तो ये पॉसिबल ही नहीं था। क्यों? स्टार्टिंग पे कंप्यूटर जो थे बहुत जल्द गर्म हो जाया करते थे, क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी जो बहुत ही जल्द हीट अप हो जाती थी। आज इसके अंदर रजिस्टर लगाए जाते हैं। रजिस्टर लगाने से क्या, एक तो ये इतनी जल्दी गर्म नहीं होते और दूसरा यह कि इसकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए ही रजिस्टर बनाए और इसमें लगाए गए। तो इस वजह से, फिजिक्स की वजह से ही आज कंप्यूटर इतना एफिशिएंट है। अगर बात करें बच्चे इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो सिर्फ हमें लाइट या हीट नहीं देते, बल्कि इलेक्ट्रिक फैन जब चलते हैं तो उससे हमें एनर्जी भी मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मोटरें चलती हैं, एनर्जी मिलती है। अगर हम बात करें टरबाइन की, तो उससे क्या होता है, टरबाइन जो है, बड़े बड़े बच्चे टरबाइन होते हैं, वो हवा की मदद से क्या करेंगे, घूमेंगे और घूमने से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होगी। तो इस तरह हमें एनर्जी मिलती है। ये भी फिजिक्स के असूलों पे ही हमने डिज़ाइन किए हैं। उसके बाद अगर बात करें न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी में बच्चे हमारे पास एक थर्मल इलेक्ट्रिक पावर आ रहा है और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आ रहा है। क्या डिफरेंस है इसमें? थर्मो इलेक्ट्रिक पावर में हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर में, जबकि हाइड्रो पावर में क्या होता है कि हमने पानी स्टोर किया होता है डैम में, और वो डैम का जो पानी है पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होता है, फ्लो करता है। फ्लो करने से वो टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन जब घूमता है तो वहाँ पे जो हमारे पास जनरेटर लगे होते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी को फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हमने बनाई थी, जो हमारे पास जनरेटर है, किस तरह से वो घूमेगा और वो हम एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहाँ से ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर रहे हैं उसको, ये सब कुछ फिजिक्स की मदद से है। तो बच्चे, जहाँ फिजिक्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहीं पे फिजिक्स के कुछ नुकसानात भी हैं। वो नुकसानात क्या हैं वो देखते हैं। हमने फिजिक्स की मदद से बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह तो बना ली, लेकिन उससे क्या हुआ, आलूदगी भी हुई, उससे धुआं पैदा हुआ, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पैदा हुई। कैसे? कि वही धुआं, फॉर एग्जांपल ये हमारी ज़मीन है और ये इसका एटमॉस्फेयर है। अब फैक्ट्रियां जो लगी हैं, इनका धुआं जो है उठता है और हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो रहा है। तो एक तो हमारी फ़ज़ा को ये आलूदा कर रहा है, और दूसरा ये है कि ये बहुत सारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये गर्म होता जा रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बहुत डेंजरस है। ह्यूमन, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं उन सब के लिए ये डेंजरस है। दूसरा नुकसान देखें तो वेपन, हमने बच्चे फिजिक्स की मदद से बहुत ख़तरनाक किस्म के हथियार तो बना लिए हैं, सम टाइम जो हमें हमारी कंट्री की हिफाजत करने के लिए भी यूज़ होते हैं। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है, मर तो इंसान रहे हैं ना, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। और ये कत्ल किन वजह से हो रहा है, किन वजह से इंसानों को नुकसान पहुंच रहा है? वेपन की वजह से। और वेपन किस वजह से बने? फिजिक्स के असूलों को जहन में रखते हुए इस तरह के हमने जो वेपन बनाए, हमने ये जो बहुत बम वगैरह बनाए न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करके, फिशन फ्यूज़न यूज़ करके, तो उससे क्या हो रहा है, मर तो इंसान रहे हैं। इसलिए ये फिज़िक्स के कुछ नुकसानात हैं। तो बच्चे, आप इन एनिमेशन को भी गौर से देखें जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर की समझ नहीं आई तो वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।